आज सबसे पहले पूरी दुनिया की फिक्र बढ़ाने वाली खबर है और ये बड़ी हैरान करने वाली खबर है। इस खबर को हम शुरू करेंगे यूक्रेन से और धीरे धीरे भारत की तरफ लेके आएंगे। रशिया अगर भारत से कुछ सीख लेता तो शायद ये हालात नहीं होते, लेकिन खबर देखिए 3 गंभीर सवाल सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं। क्या रूस यूक्रेन युद्ध में शांति अब कोसों दूर है? सोचने वाली बात है। क्या रूस यूक्रेन युद्ध सबसे विध्वंसक मोड़ पे है? सोचने वाली बात है। क्या पुतिन, ध्यान दीजिएगा, क्या पुतिन परमाणु विकल्प पर विचार कर रहे हैं? यह सवाल पूरी दुनिया के सामने है। इन तीनों सवालों पर इस समय व्हाइट हाउस में चर्चा चल रही है। ब्रिटेन में भी इन सवालों पर मंथन चल रहा है। नेटो में शामिल 32 देशों में खतरे की घंटी बज चुकी है और यूक्रेन भी इन तीन सवालों को लेकर खौफ में है। परमाणु युद्ध का खतरा इसलिए है क्योंकि कल यूक्रेन ने रूस पर 117 ड्रोन से भीषण अटैक किया था। इस हमले में रूस के 41 बम वर्षक विमान नष्ट कर दिए। यूक्रेन का यह ड्रोन अटैक इतना हाईटेक था कि कल अचानक अलग अलग जगहों पर खड़े ट्रकों से कुछ ड्रोन निकले और रूस के आसमान में उड़ने लगे। ये कुछ ही देर में ड्रोन जो है रूस के एयरबेस और बॉम्बर के करीब पहुंचे और टारगेट लॉक करके फट गए, बॉम्बर्स को उड़ा दिया। ड्रोन वॉर में अभी तक दुश्मन देश अपनी सीमा से ड्रोन अटैक करता था, लेकिन यूक्रेन ने रूस के अंदर से ही उस पर ड्रोन अटैक किए, जिसमें 4 एयरबेस और 1 नेवल बेस में भारी नुकसान का दावा किया गया है। इसे रूस की वायुसेना पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। रूस ने अपने 5 प्रांतों में यूक्रेनी हमले की पुष्टि कर दी है और इसे आतंकी हरकत बताया है। कहा जा रहा है कि पुतिन इस हमले से बहुत गुस्से में है और आशंका है कि क्रोधित पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर जारी कर सकते हैं। लेकिन रूस किस पर परमाणु हमला कर सकता है, यह स्ट्रैटेजिक डिसीजन किस आधार पर होगा, यह कोई नहीं कह सकता है, सिर्फ पुतिन जान सकता है। क्योंकि रूसी परमाणु मिसाइलों की जद में यूक्रेन, ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक सभी नेटो देश हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के ड्रोन अटैक को रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का उल्लंघन माना जा रहा है। सबसे पहले आपको रूस की न्यूक्लियर तैयारियों से जुड़े कुछ डेवलपमेंट्स बताते हैं। रूसी मीडिया के हवाले से पहली बड़ी खबर यह है कि रूस यूरोप पर ओरेश्निक मिसाइल से हमला कर सकता है। यह एक नई मध्यम दूरी की मिसाइल है जिसकी डिटेल हमने आपको इसी शो में कुछ महीने पहले बताई थी। मैक 10 की स्पीड से उड़ती है, अधिकतम रेंज 5000 किलोमीटर है। इसे परमाणु हथियार से लैस किया जा सकता है। दुनिया के किसी भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को चकवा देने में सक्षम है और इसकी जद में पूरा यूरोप है। एक साथ इससे 5 से 10 वॉरहेड्स निकलते हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि रूसी न्यूक्लियर फोर्स हाई अलर्ट पर है। इस्कैंडर मिसाइल की तैनाती कर दी गई है। रूसी परमाणु मोबाइल यूनिट भी सक्रिय किए गए हैं। ब्लैक सी में रूसी परमाणु पनडुब्बी की गश्त देखी गई है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक बुलाई। कहा जा रहा है कि पुतिन इस बैठक में रूसी सैन्य कमांडरों को कोई बड़ा आदेश दे सकते हैं। इस बैठक में यूक्रेन के साथ साथ नेटो में शामिल यूरोप के एक खास देश ब्रिटेन को भी दहलाने का प्लान बन सकता है। चौथी बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन से ड्रोन अटैक का बदला लेने के लिए पुतिन वॉर कैबिनेट बना सकते हैं। यूक्रेन पर रूस 3 साल का सबसे बड़ा और भीषण हमला कर सकता है। इसकी पुष्टि रूसी न्यूज ब्रॉडकास्ट रशिया न्यूज की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से भी हो रही है। इसमें कहा गया है कि रूस का डूम्सडे रेडियो स्टेशन एक्टिव किया गया है। रूसी डूम्सडे रेडियो स्टेशन ने 8 संदेश जारी करके न्यूक्लियर रेडीनेस के संकेत दिए। पांचवी बड़ी खबर यह है कि रूसी सूत्रों के हवाले से वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने और रूसी मीडिया के हवाले से एक और जानकारी है कि रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। यह पारंपरिक परमाणु हथियार से कम घातक होता है और बहुत ही सीमित दायरे में विनाश लाता है। इस तरह के संभावित हमले के लिए रूस की स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फ्लीट को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। यानी यूक्रेनी ड्रोन अटैक के बाद रूसी न्यूक्लियर हमले की तैयारी पूरी है। पुतिन के आदेश का इंतजार है। सबसे बड़ी बात, पुतिन के टॉप नेगोशिएटर व्लादिमीर मेदेंस्की ने मीडिया के सामने आज जो बातें कही वो भी रूस यूक्रेन युद्ध में खतरे की घंटी बजा रही हैं। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि यूक्रेन ने 117 ड्रोन से रूस के 41 बॉम्बर्स नष्ट कर दिए, इस पर रूस का रिएक्शन क्या होगा, तो उन्होंने एक लंबा पॉज लिया और उसके बाद कहा, वेट फॉर टुमारो। यूक्रेन से बदला लेने के लिए यूक्रेन के अलावा रूस के टारगेट पर यूरोप के देश भी आ सकते हैं। हमले का सबसे ज्यादा खतरा ब्रिटेन पर मंडरा रहा है क्योंकि ओपन सोर्स इंटेल और रशियन मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है कि रूस के 4 एयरबेस और 1 नेवल बेस पर ड्रोन अटैक की बिसात ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने बिछाई थी। MI6 इस हमले का मास्टरमाइंड है।
यूक्रेन की एजेंसी और MI6 दोनों ही रूस पर इस तरह के भीषण ड्रोन अटैक की प्लानिंग 18 महीनों से बना रहे हैं। सूत्रों से खबर है कि हमलों का पूरा नियंत्रण MI6 के हाथों में था। नॉर्ड स्ट्रीम याद होगा आपको। MI6 ने रूस के सैन्य ठिकानों की रेकी की थी। रूसी टारगेट के मैप MI6 ने तैयार किए थे। MI6 ने ही ड्रोन को रूसी सीमा पर पहुंचाया था। ड्रोन तस्करी के पीछे भी MI6 का ही दिमाग था। कल MI6 के इशारे पर यूक्रेनी ब्रिगेड ने यह ऑपरेशन किया, ऐसा कहा जा रहा है, जिसके बाद लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के अमेरिका पर किए गए पर्ल हार्बर अटैक की याद आ गई। 84 साल पहले 7 दिसंबर 1941 को किए गए इस हमले में जापान ने अमेरिका के बड़े बंदरगाह को काफी नुकसान पहुंचाया। इस हमले में अमेरिका के 300 से ज्यादा विमान तबाह हो गए, कई जंगी जहाज नष्ट हो गए। इस हमले में 2400 से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। अमेरिका इस हमले से पहले तक द्वितीय विश्व युद्ध से दूरी बनाकर चल रहा था, लेकिन पर्ल हार्बर पर अटैक के बाद वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया और जापान को सबक सिखाने के लिए उसने वर्ष 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम से हमला किया, जिसके बाद जापान को सरेंडर करना पड़ा था। रूस पर अटैक के बाद फिर से परमाणु विध्वंस हो सकता है, सोचिए। लेकिन आप ये रिपोर्ट देखिए किस तरह यूक्रेन और MI6 ने मिलकर रूस में 4000 किलोमीटर अंदर 117 ड्रोन से 41 रूसी बॉम्बर्स उड़ा दिए और रूस के बॉम्बर्स ड्रोन अटैक में धुआं धुआं हो गए। यूक्रेन ने रूस के 41 बॉम्बर्स को बेहद सस्ते 117 ड्रोन से नष्ट करने वाली इस खतरनाक योजना को ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब का नाम दिया था। इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए पिछले 1.5 साल से प्लानिंग चल रही थी। कई छोटे ड्रोन्स को स्मगलिंग करके रूस में पहुंचाया गया था। इन ड्रोन्स को मालवाहक ट्रकों के खास कंपार्टमेंट में रखा गया था। इसके बाद हजारों मील दूर अलग अलग 4 जगहों पर ले जाकर रूस के नजदीकी सैन्य हवाई अड्डों पर रिमोट के जरिए लॉन्च किया गया। हमला इतना सटीक था कि रूस को संभलने तक का मौका नहीं मिला। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस अटैक को बड़ी उपलब्धि बताया। यूक्रेन का दावा है कि रूस के पास कुल मिलाकर 120 बम वर्षक विमान है, जिसमें से यूक्रेन ने ड्रोन अटैक करके 41 नष्ट कर दिए हैं। रूस को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है कि रूस ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यूक्रेन का यह दावा सच जान पड़ता है, क्योंकि इस ड्रोन हमले में रूस के बिलाया एयरबेस पर खड़े 3 टुपलोव 22M3 बम वर्षक विमान नष्ट हो गए। बिलाया एयरबेस के अलावा 3 और एयरबेस पर अटैक करके Tu-95, Tu-116 न्यूक्लियर बॉम्बर और A-50 विमान को भी जला डाला। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के एक नेवल बेस को भी नुकसान पहुंचाया। सेवेरोमोर्स्क नेवल बेस पर किए गए हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। सेवेरोमोर्स्क नेवल बेस सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर रूस की 2/3 परमाणु पनडुब्बियां तैनात है। ज़ेलेंस्की ने इस अप्रत्याशित कामयाबी के बाद पुतिन को डायरेक्ट वार्निंग दी। रूस यूक्रेन युद्ध पर करीबी नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूक्रेन ने ऐसे हमलों से निश्चित ही पुतिन को चौंकाया है। क्रेमलिन में खलबली और जानकार यहां तक मान रहे हैं कि इस हमले पर पुतिन इस वक्त भले ही कुछ न बोल रहे हैं, लेकिन उनका जवाब नाटो देशों को चौंका सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अगर रूस पर यूक्रेन के हमलों की बात करें तो यूक्रेन अब तक काला सागर में रूस के प्रमुख युद्धपोत मॉस्को को डुबोने और 2022 में कर्च ब्रिज को तबाह करने और उसी साल सेवास्तोपोल बंदरगाह पर मिसाइल हमले में को बड़ी कामयाबी बताता रहा है। लेकिन इस बार यूक्रेन ने हमले का जो तरीका अपनाया है और जिस तरीके से अपनाया है, उसके बाद अमेरिका हैरत में है। सोचिए, पिछले 24 घंटे से डोनाल्ड ट्रंप का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप का। रूसी विदेश मंत्री ने हमले के बारे में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका को यूक्रेन ने इस अटैक की पहले से सूचना नहीं दी थी। यह अटैक ट्रंप के लिए भी एक झटका है, जो लगातार शांति के प्रयास कर रहे हैं। आज भी इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई। वहां रूस और यूक्रेन के बीच दूसरी सीधी शांति वार्ता सिर्फ 1 घंटे चली,
किसी ठोस नतीजे के बिना खत्म हो गई। हालांकि रूस की ओर से मीटिंग में शामिल पुतिन के टॉप नेगोशिएटर मेदेंस्की ने दावा जरूर किया कि यूक्रेनी मिलिट्री ने भविष्य में खास एरिया में 2 से 3 दिन के लिए सीजफायर का भरोसा दिलाया है, लेकिन इससे यही पता चलता है कि इसमें शांति की गारंटी कम हो गई है। और ड्रोन हमले की सबसे बड़ी बात यह भी है कि यूक्रेन ने हमले के लिए FPV ड्रोन का इस्तेमाल किया। AI बेस्ड इस ड्रोन की कीमत 8.5 लाख बताई जा रही है, यानी कुल 117 ड्रोन की कीमत 9,94,50,000 बताई जा रही है। जबकि इतने कम कीमत ने यूक्रेन ने रूस के $7 अरब के बम वर्षक विमान नष्ट कर डाले। यूक्रेन का यह हमला दिखाता है कि अब छोटे और अपेक्षाकृत कम संसाधन वाले देश भी बड़ी सैन्य ताकतों को चुनौती दे सकते हैं, वो भी उनके खुद के इलाके में। तकनीक ने युद्ध को बराबरी के स्तर पर ला दिया है। अब तक युद्ध में आमतौर पर मोर्चे पर फोकस होता था, लेकिन इस तरह का हमला शत्रु के बेस, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, एयरबेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित है। यह रणनीति शत्रु की सप्लाई और कमांड सिस्टम को जड़ से कमजोर करती है। रूस जैसी सैन्य ताकतों के लिए यह हमला एक झटका है, क्योंकि उनकी एयर डिफेंस प्रणाली और रणनीतिक तैयारियों को नाकाम करता हुआ दिखा। इससे उनकी परंपरागत एंटी एक्सेस और एरिया डिनायल रणनीति पर भी सवाल उठने लगे। इस पूरे हमले में यूक्रेन ने बिना किसी पायलट को खतरे में डाले गहरा नुकसान पहुंचाया। इसका मतलब यह है कि अब युद्ध में इंसानों की जगह AI और रोबोटिक सिस्टम को प्राथमिकता मिल रही है। यूक्रेन का यह ड्रोन हमला न सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई थी, बल्कि भविष्य के युद्ध के एक झलक है। यह हमला दिखाता है कि अब युद्ध सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रणनीति का खेल है। यह एक ऐसा मोड़ है जो आने वाले वर्षों में युद्ध की परिभाषा को पूरी तरह बदल सकता है। और सोचिए जरा, इस हमले ने एक और चीज को हाईलाइट किया है, और वो है इंटेलिजेंस नेटवर्क का मजबूत होना। सोचिए, जिस तरीके से हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत कमजोर था, और वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फायदा उठाकर इजराइल ने मोबाइल और न जाने किस किस तरीके के गैजेट का ब्लास्ट कर दिया और 10 साल से प्लानिंग कर रहा था। उसी तरह रशिया का इंटेलिजेंस कितना कमजोर निकला कि 18 महीने से प्लानिंग चल रही थी। FSB के ऑफिस के बगल से ये चीजें मॉनिटर की जा रही थी और उन्होंने हमले को एग्जीक्यूट कर दिया। आपको याद होगा 1971 में जब पाकिस्तान ने सरेंडर किया, तब हमको एहसास हुआ कि उसके पास तो एक दिन का भी हथियार नहीं बाकी था। और उसके बाद रॉ आई। इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा रोल। हाल फिलहाल में भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ, उसमें एक बात जो काफी नोटिस की गई, उसमें पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए हमले किए और भारत ने इसे नाकाम कर दिया। भारत ने इन हमलों को नाकाम करने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के हमले के जवाब में भारत ने भी ड्रोन से हमला किया, जिसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध को दक्षिण एशिया का पहला ड्रोन युद्ध कहा जा सकता है, क्योंकि 3 दिन के अंदर कहा जा रहा है पाकिस्तान ने करीब 800 ड्रोन भेजे थे। इसमें दोनों देशों ने ड्रोन से हमले किए, लेकिन भारत का अटैक ज्यादा कारगर रहा। DRDO ने रुस्तम 2, तापस और कैट्स वॉरियर ड्रोन रक्षा, निगरानी और युद्ध के लिए बहुत प्रभावी है। भार्गवास्त्र 6 किलोमीटर रेंज में 65 ड्रोनों को नष्ट करने की क्षमता है। 30 किलोवाट का लेजर हथियार और इंद्रजाल डिफेंस सिस्टम भी हमारे पास है। S-400 और आकाश तीर भारत के मजबूत एयर डिफेंस की रीढ़ है। AI से लैस स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम भी बनाया गया है। भारत 2030 तक ड्रोन हब बनाने की नीति पर काम कर रहा है। इसमें DGCA की तरफ से प्रमाणित ड्रोन पायलट प्रशिक्षण भी होगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, भारत ने जब पाकिस्तान पर अटैक किया तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कि उसके 3 दिन पहले से भारत ने तैयारी शुरू कर दी थी कि अगर पाकिस्तान ड्रोन अटैक करेगा तो हम उससे कैसे निपटेंगे। हमारी ड्रिल थी, हमारी प्रिपरेशन थी, और उसका अंजाम सबने देखा। यानी आप इसे कह सकते हैं कि अब युद्ध जो है वो ड्रोन काल का युद्ध शुरू हो चुका है। खैर, अब एक अलग चीज की बात करते हैं। बात करते हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां आतंकियों को खुलेआम चुनाव लड़ने का लाइसेंस मिल गया है। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट ने उस जमात इस्लामी के चुनाव लड़ने पर रोक हटा दी है जिसने 1971 में बांग्लादेश की आजादी के युद्ध में पाकिस्तान का समर्थन किया। जिस कट्टरपंथी संगठन ने बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं का नरसंहार और रेप किया, अब उस पार्टी के नेता बांग्लादेश में चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाने की कोशिशें करेंगे। बांग्लादेश में वर्ष 2013 में शेख हसीना ने जमात इस्लामी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा, लेकिन अब बांग्लादेश का पूरा सिस्टम कट्टरपंथियों के हाथों में चला गया है।
और अब सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी के चुनाव लड़ने पर रोक हटा दी है। ये वही इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है जिसने जुलाई 2024 के बाद से देश में जमकर हिंसा की थी, शेख हसीना के तख्ता पलट में बड़ा रोल अदा किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी जमात इस्लामी के नेता और बांग्लादेश में सामूहिक हत्या और बलात्कार के आरोपी अजरुल इस्लाम को रिहा किया था। अजरुल इस्लाम को 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के वक्त 1256 लोगों की हत्या, 17 लोगों के अपहरण और 13 महिलाओं के साथ बलात्कार का दोषी पाया गया। इसके अलावा उस पर लोगों को टॉर्चर करने, घरों में आगजनी करने और कई दूसरे गंभीर आरोप भी लगे। लेकिन जमात इस्लामी का ये नेता जब रिहा हुआ तो उसके सैकड़ों कट्टरपंथी समर्थकों ने खुलेआम जश्न मनाया। बांग्लादेश में इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है उससे मोहम्मद यूनुस के चेहरे से नकाब उतर गया है। अब अजरुल इस्लाम नाम के इस कट्टरपंथी को चुनाव लड़ने का लाइसेंस मिल गया है। सवाल यही है कि अगर किसी देश में आतंकी चुनाव लड़ने लगे, नरसंहार के मुजरिम जेल से बाइज्जत बरी होकर वोट मांगने लगे तो उस देश का भविष्य कैसा होगा? जमात इस्लामी के इतिहास और कारनामे के आधार पर आपको बताते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए जरा, अल-कायदा, ISIS और जैश जैसे आतंकी संगठन राजनीतिक पार्टियां बनाई जाएंगी। पाकिस्तान में तो लश्कर तैयबा ने एक पार्टी बनाई भी है। हाफिज सईद और मसूद जैसे आतंकवादी चुनाव में उम्मीदवार बनेंगे। अल-कायदा, ISIS, जैश मिलकर गठबंधन की सरकार बनाएंगे। आतंक वाली सरकार बनने के बाद आतंक का विशेष मंत्रालय बनेगा। आतंकवाद के लिए सरकारी पैकेज जारी होंगे। आतंकियों के लिए नई नई योजनाएं शुरू होंगी। आतंक के नए नए ट्रेनिंग सेंटर के लिए सरकारी फंड जारी होंगे। आतंकियों से नई परियोजनाओं के उद्घाटन करवाए जाएंगे। संविधान में राष्ट्रवाद की जगह आतंकवाद को रखने की सिफारिश होगी। इतना तो साफ है कि बांग्लादेश में सरकार और कानून की नजर अब कट्टरता ही नंबर 1 है। अगर कोई हिंसा और कट्टरता में पूरे नंबर लाता है तो समझ लीजिए कि वो मोहम्मद यूनुस का सबसे खास है। देखिए, अब आपको यह भी समझना होगा कि आखिर आज का बांग्लादेश किस तरफ जा रहा है। कैसे तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। तख्ता पलट के बाद से शेख मुजीबुर रहमान की विरासत मिटाई गई। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों और इमारतों का विध्वंस किया गया। 13 विश्वविद्यालयों के नाम से शेख मुजीबुर और उनके परिवार के नाम हटा दिए गए। बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमा ने संविधान में सेक्युलर और समाजवाद जैसे शब्दों पर आपत्ति जलाई और इन शब्दों को संविधान से हटाने का सुझाव दिया। 7 मार्च को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता की उसकी घोषणा दिवस, 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस जैसी राष्ट्रीय छुट्टियां रद्द कर दी गई। बड़ी संख्या में हिंदुओं और ईसाई अल्पसंख्यकों पर हमले किए गए। बांग्लादेश की जेलों में बंद कट्टर आतंकी रिहा किए गए और अब बांग्लादेश में नए करेंसी नोट से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर भी हटा दी गई है। ये है वो, देखिए जरा। एक दिन पहले बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक ने नए नोट की तस्वीर जारी की। इस नोट में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीब की तस्वीर नहीं है। नए नोट में शेख मुजीबुर रहमान की फोटो की जगह बांग्लादेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों, प्राकृतिक दृश्यों और पारंपरिक स्थलों को दिखाया गया है। अब तक बांग्लादेश के सभी बैंक नोटों पर शेख मुजीबुर रहमान की फोटो होती थी, जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाई थी। लेकिन 4 साल बाद सैन्य तख्ता पलट में उनकी हत्या कर दी गई। अब शेख मुजीब की विरासत को नए करेंसी नोट से भी मिटा दिया गया है। लेकिन क्या हिस्ट्री बदली जा सकती है? सोचने वाली बात है। बात सिर्फ बांग्लादेश में कट्टरता तक सीमित नहीं है। बांग्लादेश अब चीन के आगे भी बिछता हुआ नजर आ रहा है। 1 जून को यानी कल ढाका में चीन बांग्लादेश कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड हुई। यहां बड़ी चीनी कंपनियों के अधिकारी पहुंचे। मोहम्मद यूनुस बड़े ध्यान से सुन रहे थे। इसके बाद मोहम्मद यूनुस ने चीनी इन्वेस्टर्स से बांग्लादेश में निवेश करने की अपील की। इससे पहले मार्च में भी यूनुस ने तीस्ता परियोजना समेत दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए भी चीन से निवेश करने की अपील की थी। यानी जो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को कट्टरपंथ की राह पर ले जा रहे हैं, क्या वो बांग्लादेश को चीन का गुलाम बना देना चाहते हैं? क्या मोहम्मद यूनुस ये भूल गए हैं कि चीन निवेश नहीं करता बल्कि वो विस्तारवाद को बढ़ावा देता है? चीन लोन नहीं देता बल्कि दूसरे देशों को गुलाम बना लेता है। चीनी कंपनियां नहीं खोलता बल्कि दूसरे देश में राजनीतिक जड़ें मजबूत करता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे आप भी समझ जाएंगे कि आखिर चीन किस तरह लोन दो और राज करो की नीति पर काम करता है। दुनिया के 150 देशों पर चीन का कर्जा है।
गरीब देशों पर चीन के 94 लाख करोड़ रुपए बकाया है। 2025 में चीन विकासशील देशों से 3 लाख करोड़ रुपए वसूलेगा, जबकि इसी वर्ष चीन गरीब देशों से 1,90,000 करोड़ रुपए वसूल करेगा। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि दुनिया के 42 देश अपनी जीडीपी से 10% ज्यादा चीन के कर्ज में हैं, जबकि वर्ष 2023 में दुनिया के 46 गरीब देशों ने अपने टैक्स का 20% हिस्सा चीन का कर्ज चुकाने पर खर्च किया। और जिस बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं वो चीन को एक जमाने में चुनौती देता था टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिहाज से, और आज वो चीन के आगे बिछा हुआ है। फिर भी मोहम्मद यूनुस को यह बात समझ नहीं आती। वो चीन से निवेश के लिए कह रहे हैं। अब टॉप 5 देश भी देख लीजिए जिसे चीन ने कर्ज दिया है। पाकिस्तान 2,27,000 करोड़ रुपए, अंगोला 1,79,000 करोड़ रुपए, श्रीलंका 76,000 करोड़ रुपए, इथोपिया 58,000 करोड़ रुपए, केन्या 57,000 करोड़ रुपए। इस लिस्ट में बांग्लादेश 6ठे नंबर पर है, उस पर भी चीन के 52,000 करोड़ रुपए बकाया है। इसके बावजूद चीन की साजिश नहीं समझ पा रहे। लगता है कि वो बांग्लादेश को चीन का गुलाम बनाकर ही दम लेंगे। बांग्लादेश की बात चलते हैं बलूचिस्तान। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत थोड़ा शांत दिख रहा था, जबकि खैबर पख्तूनख्वा सुलग रहा था। अफगानिस्तान से लगे खैबर की तरफ टीटीपी ने फौज की नाक में दम कर रखा था। जनरल असीम मुनीर उनसे निपटने के लिए कुछ प्लान कर पाते। इसी बीच बीते 72 घंटे में बलूचिस्तान फ्रंट फिर सुलग उठा है। अचानक हमले तेज हो गए। कई इलाकों पर बीएलए यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कब्जे का ऐलान कर दिया। बीएलए के ताजा ऑपरेशन में सेना के साथ पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस को भी बड़ी चोट पड़ी है। आज की लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि बीएलए के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख एजेंट बाबुल मोहम्मद हसनी को मार गिराया। दावा है कि क्वेटा में आईएसआई एजेंट हसनी की गाड़ी को बम से उड़ा दिया गया। इस धमाके में मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया, जबकि उसका सहयोगी गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक हसनी कलात में एक सशस्त्र गिरोह का नेतृत्व करता है। उसने एक टॉर्चर रूम भी बना रखा था, जहां बलोच युवाओं को यातनाएं दी जाती थी। हसनी की हत्या के बाद बीएलए ने चेतावनी दी है कि जो भी पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं वो सरेंडर कर दें। वो सरेंडर कर दें, अन्यथा उनका काम तमाम हो जाएगा। पिछले 72 घंटे में बलूचिस्तान में घटनाक्रम जितनी तेजी से बदल रहे हैं, उससे पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। बीएलए ने बयान जारी करके कहा है कि उसके लड़ाकों ने बलूचिस्तान के मस्तुंग और क्वेटा क्षेत्रों में सुरक्षा बल पर हमला किया है। कई इलाकों में अस्थायी तौर पर कब्जा किया है। बीएलए के अनुसार मस्तुंग के वली खान थाने पर उसके लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। पुलिस स्टेशन को फूंक दिया गया है, वहां हथियार अपने साथ ले गए। मस्तुंग के वली खान के अलावा खडगोचा में पाकिस्तान के सैनिकों पर हमला किया गया है, जिसमें 2 जवान मारे गए हैं। 30 मई के दिन सुराब शहर को बीएलए ने अपने कंट्रोल में लेने का ऐलान किया है। उस दिन बलोच लिबरेशन आर्मी के सैकड़ों लड़ाके सुराब शहर में घुस गए थे, शहर पर कब्जे का दावा किया था। थाने में पाकिस्तानी पुलिस की जगह अब बीएलए के फाइटर्स बैठे। शहर में बैंकों और कई सरकारी इमारतों को अपने कंट्रोल में लेने का दावा किया गया है। क्वेटा, कराची और सुराब गीदर हाईवे पर बलोच लिबरेशन आर्मी पहरा दे रही है। उसके लड़ाके गश्त लगा रहे हैं। उन्होंने अपनी एक चेक पोस्ट भी बना ली है। बीएलए के हमले के बाद वहां पाकिस्तान की पुलिस या फौज कहीं नजर नहीं आ रही है। वो पोस्ट छोड़कर भाग गए। सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें पोस्ट करके बलोच समर्थकों की ओर से दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो 31 मई का है, जिसमें बलोच आर्मी के वेलकम को दिखाया गया है। बीएलए की टीम जब शहर में पहुंची तो बलूचिस्तान के लोगों ने उनका कुछ इस अंदाज में स्वागत किया है। तस्वीरें सुराब शहर की हैं। सुराब पर कब्जा पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल मुनीर के लिए तमाचे की तरह, क्योंकि जिस दिन उन्होंने बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा का दौरा किया, उसी दिन क्वेटा से 150 किलोमीटर दूर सुराब शहर उनके हाथ से छीनने का दावा किया जा रहा है। एक तरह से ये मुनीर के लिए बीएलए का सरप्राइज एलिमेंट था। क्वेटा कराची हाईवे पर स्थित सुराब शहर रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये सीपेक यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के इलाकों से जुड़ा है, यानी यहां कब्जा होने से सीपेक की सुरक्षा खतरे में पड़ती दिख रही है। अगर यह हाईवे बंद कर दिया गया तो सिंध से पाकिस्तान का कनेक्शन टूट जाएगा। इसीलिए चर्चा चल पड़ी है, यह बहस होने लगी है कि क्या पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान निकल गया है। वैसे बलोच समर्थक तो ये दावा कर रहे हैं कि वो आज़ाद हैं, उन्हें पाकिस्तान का हिस्सा कहलाना पसंद है। अब तो बलूचिस्तान का झंडा ट्रेंड कर रहा है।
बलूचिस्तान के कार्यकर्ता संयुक्त राष्ट्र से अपील कर रहे हैं कि उन्हें अलग देश की मान्यता दी जाए। वहां अलग करेंसी छपवाने की तैयारी चल रही है। जब बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज पिट रही है, पोस्ट छोड़कर भाग रही है, तो सेना प्रमुख असीम मुनीर और सांसद फजलुर रहमान के पुराने बयान वायरल हो रहे हैं। इन बयानों में बलोच फाइटर्स को लेकर वहां जहां मुनीर की खींच दिख रही है, वहीं पाकिस्तान की संसद में फजलुर रहमान विभाजन की आशंका जता रहे हैं। फजलुर रहमान का यह बयान फरवरी का है। ऐसा लग रहा है कि नेता और आर्मी दोनों ये मान चुके हैं कि बंटवारा निश्चित है। सबसे पहले आपको बता दें कि 15 जून को होने वाली नीट पीजी परीक्षा स्थगित हो गई है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में बताया गया है कि नई तारीख का ऐलान जल्द होगा। बोर्ड के एक ही शिफ्ट में परीक्षा करवाने के लिए ज्यादा टेस्ट सेंटर की जरूरत पड़ेगी, जिसकी व्यवस्था की जा रही है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2 शिफ्ट के बजाय 1 शिफ्ट में परीक्षा हो। दूसरी बड़ी खबर, सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय डेलीगेशन से प्रधानमंत्री मोदी 9 से 10 जून मुलाकात कर सकते हैं। देश वापसी पर डेलीगेशन के सदस्य प्रधानमंत्री को दुनिया भर में हुई बातचीत की जानकारी देंगे। भारत के 7 प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर पर कई देशों में अपना पक्ष रख रहे हैं। केंद्र की तरफ से सर्वदलीय डेलीगेशन में विदेश भेजे गए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एक पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि जब मैं आतंकवाद के खिलाफ भारत का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के मिशन पर हूं, तो यह दुखद है कि हमारे देश में कुछ लोग राजनीतिक निष्ठा को तोल रहे हैं। क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? खुर्शीद की पोस्ट जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की तारीफ करने के बाद आई है। रूस इसी वित्त वर्ष यानी 2025-26 में भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बची हुई 2 बैटरी की डिलीवरी कर देगा। रूस ने बताया कि तय वक्त पर डिलीवरी के लिए वो प्रतिबद्ध है। भारत ने रूस से S-400 की 5 बैटरी खरीदी है, जिनमें 3 की डिलीवरी हो चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस डिफेंस सिस्टम ने अपना लोहा मनवाया था। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ कहा है कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। संकेत यह भी है कि वो किसी आरक्षित नहीं बल्कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे, ताकि संदेश यह जाए कि वो सिर्फ दलित नहीं बल्कि पूरे बिहार के का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता हैं। चिराग पासवान की पार्टी अब उनमें मुख्यमंत्री का चेहरा परोक्ष तौर पर देख रही है। 8 जून को आरा में उनका एक कार्यक्रम होना है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मान लिया है कि चुनाव से पहले समय की कमी के कारण सरकार ने उचित जांच के बिना लाडकी बहन योजना के फंड का वितरण करने में गलती की। इससे सरकारी कर्मचारियों सहित हजारों गलत लाभार्थियों को इसका लाभ मिला। अजीत पवार के इस बयान पर संजय राउत ने उनका इस्तीफा मांगा और सरकार पर वोटों की खातिर सरकारी धन की लूट का आरोप लगाया। कर्नाटक में फिल्म ठग लाइफ की रिलीज रोकने के खिलाफ कमल हसन ने हाईकोर्ट में अपील की है। हालांकि कर्नाटक फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि वो भले ही कोर्ट चले जाएं, लेकिन प्रदेश में कोई भी सिनेमा घर उनकी फिल्म नहीं दिखाएगी। कुछ समय पहले कमल हसन ने कन्नड़ भाषा पर विवादास्पद बयान दिया था, जिसका कर्नाटक में विरोध हो रहा है। देश में कोरोना वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। एक्टिव केसों की संख्या 4000 के ऊपर है। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 483 पहुंच गई है। कोरोना से अब तक 88 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली की 22 साल की एक मरीज भी शामिल है। आंकड़े बता रहे हैं कि 10 दिनों में कोरोना के 15 गुना मामले बढ़े। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शमिष्ठा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने वाले वजाहत खान पर बीजेपी ने कोलकाता पुलिस में FIR दर्ज करवाई है। वजाहत खान पर हिंदू देवियों के खिलाफ टिप्पणी का आरोप है। शमिष्ठा को पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में गिरफ्तार किया था, जिस पर सियासी हंगामा मचा हुआ। फिक्र में अब आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो देश के करोड़ों लोगों से जुड़ी है। ये वो लोग हैं जो 8 से 10 मिनट में सामान की डिलीवरी करने वाली कंपनियों पर आंख बंद करके यकीन करते हैं। इसमें मैं भी एक हूं, लेकिन नुकसान हो सकता है, जो मुझे समझ में आ रहा है। इसीलिए अगर आप सब 10 मिनट में डिलीवरी वाली किसी ऐप से सामान मंगाते हैं तो यह चिंताजनक खबर देखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि मुंबई में इसे लेकर एक तरह का अलार्म बजा है। ध्यान से सुनिएगा। मुंबई में 10 मिनट में सामान पहुंचाने वाली ऐसी एक बड़ी कंपनी पर बड़ा एक्शन हुआ है और इस ऐप का इस्तेमाल आप में से बहुत सारे लोग जरूर करते होंगे, जिसका नाम है ज़ेप्टो। मैं भी करता हूं और यह खबर देखने के बाद हैरान। खबर है कि मुंबई में ज़ेप्टो स्टोर की एक यूनिट में फफूंद लगे और एक्सपायरी डेट का सामान मिला, जिसके बाद धारावी में ज़ेप्टो की फूड प्रोसेसिंग यूनिट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। और यह कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA की ओर से की गई है।
दावा है कि धारावी में जेप्टो की फूड प्रोसेसिंग यूनिट में 2 दिन तक चली रेड के बाद स्टोर में रखे गए कई खाद्य पदार्थों में खामियां मिली और एफडीए का कहना है कि ग्राहकों के स्वास्थ्य और नियमों के अलावा मानकों की अनदेखी करने के लिए जेप्टो के स्टोर पर यह एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि एफडीए ने यह भी बताया है कि जेप्टो की किसी भी यूनिट का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है और उसे 15 दिन का इंप्रूवमेंट नोटिस दिया गया है। लेकिन मुंबई में आई इस खबर ने देश के करोड़ों ऐसे यूजर्स के लिए एक चिंता का सायरन बजा दिया है जो 10 मिनट डिलीवरी वाले क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम आपको बता दें कि एफडीए ने मुंबई में धारावी में जेप्टो के जिस स्टोर पर रेड की थी वहां उसे क्या क्या खामियां मिली और उसका लाइसेंस क्यों सस्पेंड किया गया। एफडीए ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक पहली बड़ी बात, जांच के दौरान कई खाद्य पदार्थों में फफूंद लगी हुई मिली। दूसरी बड़ी वजह, उत्पादों को रखने में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है। लाइसेंस सस्पेंड किए जाने की तीसरी वजह, कोल्ड स्टोरेज का तापमान तय मानकों के अनुसार नहीं है और इसके अलावा स्टोर में खाद्य पदार्थों का अव्यवस्थित भंडारण किया गया है। खुद TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर भी जेप्टो की इस यूनिट में पहुंचे और उन्होंने वहां क्या देखा, आप खुद देखें। हम इस वक्त मौजूद हैं धारावी के उस गोदाम पर जहां पर एफडीए ने रेड की थी। ये किराना का टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की यहां पर एक कंपनी का ये गोदाम है। रेड करने के बाद एफडीए ने ये पाया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है गंदगी है, जो एफडीए के नियम हैं उस नियमों का यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है। कई ऐसी यहाँ पे वस्तुएं हैं, सामग्री हैं जो एक्सपायरी डेट की हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी उसको यहाँ पर रखा गया है। हमारे पास कुछ कंप्लेंट्स रिसीव हुई थी, उसके आधार पे हमने 31 को जेप्टो के धारावी के यूनिट में इंस्पेक्शन किया और एफएसएसआई के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से हमने देखा कि वहाँ कुछ कमियाँ पाई गई है। स्वास्थ्य के नियमों के साथ खिलवाड़ करने के कारण ये प्रतिबंध लगाया गया है। लाइसेंस जो है अभी फिलहाल धारावी का रद्द किया गया है और आगे की जांच जारी है। कैमरामैन साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्दी आप दही मंगाएंगे, उसकी जगह लस्सी आएगी, चॉकलेट मंगाएंगे तो पंजीरी आएगी। खैर, वैसे महाराष्ट्र में एफडीए की इस कार्रवाई के बाद जेप्टो का आधिकारिक बयान क्या है वो भी आपको सुनना चाहिए। जेप्टो के प्रवक्ता के अनुसार खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिखाई दे रहा था, पहले ही आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया जा रहा है। जाग गए फाइनली। चिन्हित खामियों को सुधारने और अपनी प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए जेप्टो प्रतिबद्ध है। अरे बाप रे बाप। जेप्टो इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम और सबसे सुरक्षित गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान किए जा सकें, वो भी देख लिया हमने। इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं जिससे नियामक दायित्वों और लागू कानूनों के अनुरूप जल्द से जल्द संचालन फिर से शुरू किया जा सके। टेंशन में है। फिर भी मुंबई में जो कुछ हुआ उससे एक बड़ी लापरवाही के तौर पर देखा जा रहा है और ये लापरवाही किसी और के साथ नहीं बल्कि आपके साथ, हमारे साथ हो रही है। आज हमने चट ऑर्डर पट डिलीवरी करने वाले इन क्विक कॉमर्स कंपनियों पर फिक्र का एक डेटा कैप्सूल तैयार किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखेगा जरूर। एक रिपोर्ट के अनुसार ई कॉमर्स कारोबार में क्विक कॉमर्स का अकेला 20% योगदान है, जबकि ई ग्रोसरी ऑर्डर में 70 से 75% ऑर्डर इन क्विक कॉमर्स कंपनियों के जरिए किया जाता है। वो भी तब जब एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस भी लिए जाते हैं कई बार। सोचिए, मतलब यह है कि 8 से 10 मिनट में डिलीवरी करने वाला ये मॉडल लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है और ऐसे में एक छोटी सी लापरवाही भी खतरनाक है और एक बड़ी लापरवाही को ये छोटी करके भी बताते हैं। जहां पर ये दिखाई दे रहा है, हर कोई नहीं लेकिन यहां पर तो दिख रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में न सिर्फ क्विक कॉमर्स कंपनियों का बिजनेस फुल स्पीड में बढ़ रहा है बल्कि यूजर्स भी बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में क्विक कॉमर्स का कारोबार भारत में करीब 17,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्ष 2024 में 52,000 करोड़ के पास पहुंच गया है, जबकि वर्ष 2030 तक 3,41,000 करोड़ के होने का अनुमान है।
इस तरह वर्ष 2022 में क्विक कॉमर्स के यूजर्स की संख्या 54 लाख थी, जो 2024 में बढ़कर 2.6 करोड़ हो चुकी है, जबकि वर्ष 2060 तक क्विक कॉमर्स के यूजर्स की संख्या 6 करोड़ पार करने की उम्मीद है। इसका मतलब यह है कि क्विक कॉमर्स कंपनियां लोगों से फटाफट सर्विस के नाम पर, डिलीवरी चार्जेस के नाम पर और हैंडलिंग चार्जेस के नाम पर मोटा मुनाफा तो वसूल रही हैं, लेकिन इसके बाद जो सामान पहुंच रहा है वो 100% शुद्ध और सही है। इस पर मुंबई से आई खबर एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगाती है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और यह खबर हम सबको इंस्पायर कर रही है। शतरंज की बिसात पर धैर्य और संयम का अद्भुत संगम है। विजय और पराजय दोनों का अपना अपना इमोशन होता है। जीत और हार दोनों ही जीवन के जरूरी हिस्से हैं। जीत में उल्लास होता है, हार में निराशा होती है, लेकिन इन दोनों भावनाओं पर नियंत्रण ही असली ताकत है। कई बार भावनाएं संयम की कटीली तार को तोड़कर बाहर निकल जाती हैं। अब जो वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसमें भारत के युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश शतरंज का एक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला जीतते हुए दिख रहे हैं। उनके सामने मैग्नस कार्लसन थे। कार्लसन दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं। गुकेश की क्लासिकल चेस के में कार्लसन के खिलाफ यह पहली जीत है। यह जीत सिर्फ एक मैच की नहीं है, बल्कि संयम, धैर्य और आत्मनियंत्रण की जीत है। ध्यान से देखिए इस वीडियो को, देखते रहिएगा। इस मैच में एक वक्त पर कार्लसन काफी अच्छी स्थिति में थे, लेकिन जब टाइम का प्रेशर आया तो उनसे गलती हुई और वो हार गए, जबकि गुकेश ने कठिन परिस्थितियों में भी शांत दिमाग से चालें चली और विजयी हुए। देखते रहिएगा क्या होता है यहां पर। खैर, हार के बाद कार्लसन ने अपना नियंत्रण खो दिया। वो टेबल पर मुक्का मारते थे, जबकि जीतने के बाद भी गुकेश का व्यवहार देखिए, न कोई उन्माद, न कोई घमंड, चेहरे पर वही संतुलन, वही गरिमा। भारत की परंपरा भी यही सिखाती है कि विजय को विनम्रता से संभालना ही सच्ची जीत है। भारत की जो परंपरा है उसमें हमेशा यह कहा जाता है कि विजेता को अभिमानी नहीं होना चाहिए। घमंड बड़ी से बड़ी विजय को बदसूरत बना देता है। गुकेश का धैर्य देखिए कि जीतने के बाद तक उनकी भावनाएं, उनकी बेचैनी, सब कुछ उनके नियंत्रण में रहा। मात्र 19 वर्ष की उम्र में खुद पर ऐसा नियंत्रण, ऐसा संयम कम ही देखने को मिलता है। भारत के युवा गुकेश से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज के दौर में जहां कुछ युवा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को जीवन का पैमाना मान लेते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स कम होने पर आत्महत्या कर लेते हैं, या थोड़ी सी सफलता और फॉलोअर्स मिलने पर अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं, मां गुकेश जैसा उदाहरण हमें सिखाता है कि असली मूल्य आत्मनियंत्रण, मेहनत और धैर्य में। उनका आचरण हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो या तो असफलता से टूट जाता है या सफलता में खुद को खो बैठता है। गुकेश की जीत से कहीं ज्यादा एक जीवन मंत्र है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुकेश को उनकी जीत पर बधाई दी, उनकी प्रतिभा और समर्पण की तारीफ की। पीएम ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पर गुकेश की जीत को असाधारण उपलब्धि बताया। अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। चर्चा बिहार की है, जहां चुनावी माहौल है, वहां इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। जाहिर है चुनाव आयोग की तैयारियां भी चल रही हैं। हमारे संवाददाता आनंद पांडे को सूत्रों से पता चला है इस बार 2 से 3 चरणों में बिहार में चुनाव करवाया जा सकता है। इससे पहले 2020 में 3 चरणों में, जबकि 2015 में 5 चरणों में चुनाव हुआ था। कहा जा रहा है कि दिवाली और छठ को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीख तय होगी। चुनाव आयोग भी एक्टिव मोड में आ चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसी महीने राज्य का दौरा करेंगे। इसके अलावा कर्मचारियों को भी चुनाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। राजनीतिक दलों को भी आयोग जागरूक कर रहा है। यह बताया जा रहा है कि जब आयोग मतदाता सूची भेजेगा तो गड़बड़ी का शक होने पर वो शिकायत या अपील कर सकते हैं। कोशिश है कि जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में मतदाता सूची को लेकर आरोप लगे, वैसे आरोप बिहार में ना लगे। अब एक मतदान केंद्र पर 1500 से बजाय अधिकतम 1200 वोट ही रहेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वोट देने के लिए किसी भी मतदाता को 2 किलोमीटर से अधिक न चलना पड़े। चुनाव आयोग में एक सेल का गठन किया जाएगा जहां एआई और डीप फेक से जुड़े मुद्दों पर नजर रखी जाएगी। आयोग पहले ही राजनीतिक दलों के लिए एडवाइजरी जारी कर चुका है कि अगर वो एआई से प्रचार सामग्री बनाते हैं तो उन्हें स्पष्ट तौर पर यह लिखना होगा कि प्रचार सामग्री एआई से बनाई गई। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। उससे पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगली खबर को ध्यान से देखिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्रांस में हुए दंगों की। फ्रांस की राजधानी पेरिस से आई इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया।
यहाँ हजारों लोग सड़क पर उतर रहे हैं और फ्रांस से अब यह आम बात होती जा रही है, जो कि चिंताजनक है। जमकर आगजनी होती, धमाकों की आवाज आ रही है, कई कारों को आग के हवाले कर दिया। फ्रांस की सड़कों पर हुड़दंग और आगजनी करने वाले अपने साथ एक झंडा लेकर चल रहे थे। उन्होंने एक खास किस्म की जर्सी पहनी हुई थी। जिस वक्त पेरिस में यह सब हो रहा था, उस वक्त TV9 के संवाददाता गौरव अग्रवाल भी पेरिस में मौजूद थे। उनकी आंखों के सामने उन उपद्रवियों ने क्या किया, गौरव अग्रवाल की ग्राउंड रिपोर्ट। सड़कों पर हजारों की भीड़, चारों तरफ आग ही आग, पत्थरबाजी और भीषण हंगामा। देखने पर ऐसा लग रहा होगा कि किसी देश में गृह युद्ध छिड़ गया है, लेकिन पेरिस में ये चैंपियंस लीग में जीत का जश्न मना रहे वो फैंस हैं जो पुलिस से झड़प के बाद आपे से बाहर हो गए। इस वीडियो में सामने कई कारें धू धू कर जल रही हैं और लोग इसका वीडियो बना रहे हैं। दूसरे वीडियो में जलती हुई कार के आगे ये लोग पत्थरबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग बाइक पर सवार हैं और एक झंडा लहरा रहे हैं। तीसरे वीडियो में हजारों की भीड़ दिख रही है। तभी सामने एक कार में तेज धमाका होता है। चौथे वीडियो में हजारों की भीड़ के बीच एक शख्स पुलिस की कार पर चढ़ गया। पुलिस उसे बोनट से घसीटते हुए ले गई। दरअसल पेरिस में हुई चैंपियंस लीग में PSG टीम ने पहली बार जीत दर्ज की थी, जिसके बाद अति उत्साह में PSG के फैंस ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। फिर पुलिस से झड़प के बाद इन्हें जो दिखा उसमें आग लगानी शुरू कर दी। जिस वक्त पेरिस में यह हंगामा हो रहा था, उस वक्त TV9 भारतवर्ष संवाददाता गौरव अग्रवाल भी पेरिस में ही मौजूद थे। उनके सामने भी PSG के फैंस ने आईफिल टावर के सामने काफी हुड़दंग किया। पेरिस की सड़कों पर इस वक्त जैसे लगता है कि एकदम कुछ फैंस और कुछ हुड़दंगी उमड़ आए। वो देखिए, उधर दिखाइए कैसे यहाँ पर गाड़ियों के हॉर्न बजाए जा रहे हैं। कल पेरिस में एक बड़ा दंगा हुआ, कह सकते हैं हिंसा हुई, क्योंकि पहली बार चैंपियंस लीग जीती PSG की टीम, पेरिस की PSG की टीम। और उसके बाद उसके जो फैंस हैं, उसके जो समर्थक हैं, वो सड़कों पर उतर आए। हिंसा हुई, 2 लोगों की मौत हुई, 500 से ज्यादा लोग पकड़े गए।